हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैम्पफ्लाई। तो नेक्स्ट इस वीडियो में हम देखते हैं एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, इक्विवेलेंट मास, ये सब के बारे में। तो एटॉमिक मास क्या है, नाम से क्या पता चल रहा है? एटम का मास। एटॉमिक मास क्या है? एटम का मास। तो एक एटम का मास क्या है, कितना है, ये कैसे पता चलेगा? आजकल तो बहुत सारे मॉडर्न टेक्निक है जिससे हमें पता चल रहा है कि एक एटम का मास कितना है। लेकिन पहले हम कैसे निकालते थे और रेफरेंस किसको लेते थे? तो एटॉमिक मास निकालने के लिए हमें यहाँ पे रेफरेंस लिया गया है 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। किसको लिया गया है यहाँ पे? कार्बन 12 एटम, उसका मास। तो इसके लिए हमने एक यूनिट निकाले हैं। एटॉमिक मास का जो यूनिट है उसको हम बोलते हैं AMU। तो 1 AMU कितना है? 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 of the mass of carbon 12 atom, C12 atom। तो ये है वन एटॉमिक मास यूनिट। ये जो यूनिट क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। तो इस बेसिस पे कार्बन 12 एटम के 1/12 मास के रेफरेंस के बेसिस पे हम बाकी जितने भी एटम्स हैं उसके एटॉमिक मास को हम डिराइव कर सकते हैं। तो ये जो 1 AMU है ये क्या है? इसको अगर निकालें हम इस फॉर्मूला के बेसिस पे, 1 AMU क्या है अगर हम देखते हैं तो इसमें मास ऑफ C12 एटम, कार्बन 12 एटम के मास। तो एक एटम के मास क्या है? एटम के मास क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मास तो नेग्लिजिबल होते हैं ना। तो एटॉमिक मास क्या है? प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन के मास। तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो कार्बन पे कितने प्रोटॉन्स हैं? 6 प्रोटॉन। कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 6 न्यूट्रॉन। तो ये दोनों के मास को मिला के हमें मिलेगा C12 एटम का मास। तो यहाँ पे अगर हम निकालते हैं तो क्या है ये? 1/12 इंटू मास ऑफ 6 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ 6 न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे क्या मिला हमें? 1/12 इंटू 12 मास ऑफ प्रोटॉन। तो कितना हुआ मास ऑफ प्रोटॉन? 1/12 इंटू 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1.66 इंटू 10⁻⁻⁻² ग्राम। तो ये कितना हुआ? 1 AMU इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो 1 AMU कितना है? एक प्रोटॉन का मास, मास ऑफ प्रोटॉन जितना है 1 एटॉमिक मास यूनिट हमारे लिए उतना है। तो इस बेसिस पे हमने जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस निकाले हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट, ये जो एटॉमिक नंबर है यहाँ पे जो टेबल दिया गया है एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स का सिंबल और उनके एटॉमिक मासेस। तो ये तो हमें पता है, लेकिन ये हमें याद करना बहुत ज़रूरी है। क्लास 10 में हमने ऑलरेडी 1 से एटॉमिक नंबर 1 से 30 तक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो अभी हम उसको रिकॉल करते हैं। तो एटॉमिक मास 1, एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन, देन हीलियम, उसके बाद आता है लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो ये जो हाइड्रोजन का मास है ये 1 है। ये जितने भी मास निकाले हैं हमने उस कार्बन 12 एटम के रेफरेंस पे ही निकाले हैं। तो ये एग्जैक्ट जो मास है वो इसको राउंड फिगर लिया गया हुआ है। जैसे हाइड्रोजन का मास है 1.008, तो हमने यहाँ पे लिखा है 1। हाइड्रोजन का मास कितना है? 1। हीलियम का 4, लिथियम का 7, बेरिलियम के हैं 9, बोरन 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन का है 19, नियन 20, सोडियम 23,
मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, इसको हम याद रखेंगे, क्लोरीन 35.5, आर्गन है 40, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40। तो ये जो मासेस हैं, ये जितने भी एटम 1 से एटॉमिक नंबर 20 तक हमने यहाँ डिस्कस किए, सबके एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास अगर हम नहीं रिकॉल कर पाएंगे, अगर हमें एटॉमिक मास ही नहीं पता, तो हम मॉलिक्यूलर मास नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल, बहुत सारे एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है, जितने भी उसमें कंबाइनिंग एटम है उनके ही मासेस। तो हमें एटॉमिक मास, जितने भी एटम हैं उनके एटॉमिक मास याद करना बहुत ज़रूरी है। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या है, एवरेज एटॉमिक मास क्या है, देखो जितना भी मतलब अभी आइसोटोप्स हैं, ऑक्सीजन 16 भी है, ऑक्सीजन 17 भी है, ऑक्सीजन 18 भी है, आइसोटोप्स है ना। हम ऑक्सीजन का जो मास है, वो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8, मास है 16, लेकिन ऑक्सीजन 17 भी एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन 18 भी एग्जिस्ट करता है। तो इसमें जो हमको पूछा जाएगा ऑक्सीजन का मास कितना है, तो यहाँ पे हम एवरेज मास लेंगे, एटॉमिक मास ये जितना भी है इसका एवरेज निकालेंगे। लेकिन हमें अगर पूछा जाएगा ऑक्सीजन 16 का मास कितना है, तो वहाँ पे हम बोलेंगे 16, इसको राउंड फिगर करने से ये हुआ 16। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या है, जैसे कार्बन का है, कार्बन 12, कार्बन 13 है, तो कार्बन 14 है, तो कार्बन का जो जितना भी मतलब 13, 14, 12, वो सब के मासेस को मिलाएंगे हम, तभी जाके एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन निकलेगा। लेकिन अगर हमें पूछा गया है कि कार्बन 12 का मास कितना है, तो वहाँ पे कितना होगा, कार्बन 12 का मास कितना है, 12। ओके, तो ये है एवरेज एटॉमिक मास, जो कि हम इसके नेचुरल अबंडेंस के बेसिस पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑक्सीजन जो है 16, उसके नेचुरल अबंडेंस सबसे ज़्यादा है 99.76, जबकि ऑक्सीजन 70 के बहुत ही कम है और ऑक्सीजन 18 के बहुत ही कम है। तो इसीलिए ऑक्सीजन 16 को कंसिडर किया जाता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे मॉलिक्यूलर मास। जैसे मैंने अभी कहा मॉलिक्यूलर मास क्या है, मॉलिक्यूल के मास। तो एक मॉलिक्यूल कब बनता है, एटम कंबाइन होते ही। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे वाटर, H2O, तो यहाँ पे क्या है, वाटर, जैसे यहाँ पे क्या है, H2O में 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन। तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम के मास को कंबाइन करेंगे तो कितना हुआ, 2 इंटू एक हाइड्रोजन का मास कितना है 1, प्लस 1 इंटू एक ऑक्सीजन का मास कितना है, कितना 16। तो यहाँ पे ये हुआ 18 ग्राम। ये किसका मास है, वाटर मॉलिक्यूल। ये किसका मास है, वाटर मॉलिक्यूल। तो ऐसे ही जितने भी मॉलिक्यूल हैं, जैसे मान लो यहाँ पे मीथेन, और एक एग्जांपल मैं लेती हूँ मीथेन CH4। तो यहाँ पे मीथेन में क्या है, एक कार्बन है जो कि कंबाइन हुआ है, हाइड्रोजन 4, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। तो हम अगर यहाँ पे मास कंसिडर करेंगे, कार्बन का मास कितना है 12, 4 हाइड्रोजन के मासेस कितने हैं यहाँ पे 4 इंटू 1, तो ये कितना हुआ 12 प्लस 4 कितना हुआ, ये हुआ 16 ग्राम। तो ये है मीथेन मॉलिक्यूल के मासेस। तो ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जो कि जिसके मासेस हम निकाल सकते हैं अगर हमें एटॉमिक मास पता है। तो मॉलिक्यूलर मास डिराइव करने के लिए हमें एटॉमिक मास चाहिए। जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो एटम से ही बने हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि मैं आगे जाके करवाऊंगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मूला मास। अब ये फॉर्मूला मास क्या है, इसका ज़रूरत पड़ा ही क्यों, क्या ये एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास के साथ इक्वल नहीं है, फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ हम देखते हैं, जैसे यहाँ हम देखते हैं, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है NaCl। ये क्या है, NaCl का क्रिस्टल। तो यहाँ पे जो लिखा गया है मास ऑफ आयनिक कंपाउंड, जो जिस मॉलिक्यूलर मास क्या है, जहाँ पे मॉलिक्यूल है, एटम है, एटम का मास निकाल के हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। लेकिन जहाँ पे एटम ही नहीं है, आयन है, वहाँ पे हम कैसे मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, तो वहाँ पे हम फॉर्मूला मास निकालते हैं। जैसे NaCl को अगर हम डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा, हमें Na+ मिलेगा,
वहाँ पे हमें Cl माइनस मिलेगा, Cl माइनस Na प्लस। तो यहाँ पे हमें आयन मिलेगा। तो जहाँ पे हमें आयन मिलेगा वहाँ पे हम फॉर्मूला मास डिराइव करते हैं। जैसे NaCl का हमें फॉर्मूला मास निकालना है, तो यहाँ पे क्या होगा, कितने NaCl है, एक यहाँ पे हम देखते हैं Na प्लस का मास प्लस कंबाइन करेंगे किसका मास, Cl माइनस। तो यहाँ पे क्या होता है Na प्लस, तो सोडियम का मास कितना है 23, क्लोरीन का मास कितना है 35.5। तो इसको हम कंबाइन करेंगे तो ये कितना हुआ 8, 5 और ये हुआ 0.5, तो 58.5 हुआ फॉर्मूला मास ऑफ NaCl। तो NaCl कंबाइन ये क्या बनेगा Na प्लस और हमें देगा Cl माइनस। क्या बनेगा Na प्लस और Cl माइनस। तो जितने भी आयन हैं, जैसे और भी क्रिस्टल जो कि आयन में है, जहाँ पे कैटायन एनायन कंबाइन होकर एक आयनिक कंपाउंड बनाए हैं, तो वहाँ पे हम एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल सकते, वहाँ पे हमें आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला मास निकालना होता है। तो ये है डिफरेंस, आयनिक मास फॉर्मूला मास में हमें आयनिक कंपाउंड का मास निकालना होता है, मॉलिक्यूलर मास में हमें मॉलिक्यूल का मास निकालना होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इक्विवेलेंट मास क्या है। इक्विवेलेंट मास एसिड, बेस और सॉल्ट का निकाला जाता है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा एसिड क्या है, बेस क्या है और सॉल्ट क्या है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी 9th-10th में पढ़ रखा है। तो एसिड किसको बोलेंगे, एसिड क्या है, जो भी सब्सटेंस वाटर में H+ आयन रिलीज करेगी उसको हम एसिड बोलते हैं। जो सब्सटेंस वाटर में OH- आयन रिलीज करेगी उसको हम बेस बोलते हैं। तो ये तो अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस थ्योरी, और भी एसिड बेस के बहुत सारे थ्योरीज हैं, लेकिन हमें अभी आर्रेनियस थ्योरी के बेसिस पे जानना है एसिड और बेस क्या है। तो मैं यहाँ एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिया है HCl, मैंने यहाँ पे लिया है NaOH, देन मैंने लिया है NaCl। तो इसमें HCl को जब हम वाटर में डिसोसिएट करेंगे तो इस क्या देगा, H+ आयन एंड Cl माइनस आयन। NaOH क्या देगा, Na+ एंड OH माइनस आयन। NaCl क्या देगा, Na+ एंड Cl माइनस आयन। तो यहाँ पे जो है ये H+ आयन डोनेट कर रही है वाटर में, तो ये क्या हुआ एसिड। NaOH क्या डोनेट कर रहा है, OH माइनस, तो क्या हुआ ये बेस। और यहाँ पे जो सॉल्ट है ये कैसे बनता है, सॉल्ट क्या है, एसिड प्लस बेस मिलके सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे NaCl, ये जो है NaCl ये NaOH और HCl के कॉम्बिनेशन से बना है NaCl प्लस वाटर। तो यहाँ पे ये जो वर्ड बेसिसिटी है, एसिड का बेसिसिटी, ये क्या है, एक एसिड कितना नंबर ऑफ H+ आयन डोनेट कर रहा है उसको हम बोलते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो यहाँ पे HCl का बेसिसिटी क्या हुआ, एक H+ आयन दे रहा है, तो यहाँ पे बेसिसिटी 1 है। NaOH एक OH माइनस दे रहा है, तो यहाँ पे एसिडिटी, बेस का एसिडिटी कंसिडर करते हैं हम, तो यहाँ पे उसका बेसिसिटी और ये बेस का एसिडिटी कितना है 1 है। जैसे मान लो H2SO4, तो H2SO4 में क्या है 2H+ आयन प्लस SO4 2 माइनस, तो यहाँ पे 2H+ आयन मिल रहा है हमें, तो यहाँ पे बेसिसिटी कितना है 2। H2SO4 के लिए बेसिसिटी कितना है 2 है। CaOH2 ये एक बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब ये डिसोसिएट होता है हमें क्या मिलता है प्लस 2OH माइनस यहाँ पे, तो ये 2OH माइनस हमें दे रहा है, तो यहाँ पे एसिडिटी कितना है, यहाँ पे एसिडिटी 2 है। तो ये तो हो गया एसिड, बेस, एसिडिटी, बेसिसिटी। सॉल्ट में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे वैलेंसी, यहाँ पे वैलेंसी कितना है 1 है, इलेक्ट्रॉन कितना एक्सचेंज हुआ है Na+ और Cl- के बीच 1, तो यहाँ पे वैलेंसी कितना है 1 है। तो
तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल लेंगे। तो इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम कोई भी एसिड, बेस और सॉल्ट का जब इक्विवेलेंट मास हम कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे उसके मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय रेस्पेक्टिव एसिडिटी, बेसिसिटी और वैलेंसी करते हैं। जैसे एसिड के लिए बेसिसिटी, बेस के लिए एसिडिटी और सॉल्ट के लिए वैलेंसी। तो सबका मॉलिक्यूलर मास जानना हमें आना, मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर मास हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं एसिड, बेस और सॉल्ट का। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल ले रखे हैं, जैसे H2SO4। तो फर्स्ट हम देखते हैं H2SO4। तो यहाँ पे H2SO4 जो है ये एक एसिड है। H2SO4 क्या देगा हमें, अभी मैंने बताया था 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो यहाँ पे ये क्या है, 2H प्लस दे रहा है, तो यहाँ पे ये एसिड का बेसिसिटी कितना है, 2 है। तो इसका जब हम इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, अगर इक्विवेलेंट मास हम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास सबसे पहले चाहिए हमको। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास, 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस एक सल्फर है 32 प्लस 4 ऑक्सीजन है तो 64 हुआ। उस डिवाइडेड बाय हम बेसिसिटी करते हैं, यहाँ पे बेसिसिटी कितना मिला हमें, 2। तो ये हो गया 98 डिवाइडेड बाय 2, तो हमें मिला 49 ग्राम इक्विवेलेंट। यहाँ पे कितना मिला, 49 ग्राम इक्विवेलेंट। देन NaOH। NaOH क्या है, यहाँ पे अगर इसको हम डिसोसिएट करेंगे तो क्या देगा, Na प्लस प्लस OH माइनस आयन। तो ये एक OH माइनस दे रहा है, तो ये बेस है, तो ये इसका एसिडिटी हुआ। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH तो क्या होगा, एक Na सोडियम का मास 23, ऑक्सीजन हुआ 16, हाइड्रोजन हुआ 1, डिवाइडेड बाय हम एसिडिटी कितना करेंगे इसमें, 1। तो ये बन गया 40 डिवाइडेड बाय 1, तो ये हो गया 40 ग्राम इक्विवेलेंट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं CH3COOH, एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे क्या आएगा, CH3COH जो है ये डिसोसिएट होके देगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस। तो यहाँ पे एक H प्लस दे रहा है, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। ये जो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे देखते हैं ये और 4 हाइड्रोजन 4 H प्लस आयन देगा वाटर में सोचते हैं, लेकिन ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। CH3COH क्या ही देगा, ये जो ये वाला हाइड्रोजन है ये H प्लस आयन प्रोटॉन देगा ये। तो यहाँ पे CH3CO माइनस और H प्लस हुआ। तो यहाँ पे बेसिसिटी कितना है, 1 है। तो इसके मास अब जब निकालेंगे, कार्बन यहाँ पे कितना है, कार्बन 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के कितने हुए 24 प्लस 2 ऑक्सीजन तो 32, 4 हाइड्रोजन 4। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो ये कितना आया, 60 ग्राम इक्विवेलेंट। देन NH4OH। तो NH4OH जब डिसोसिएट होगा क्या बनेगा, NH4 प्लस हमें मिलेगा और मिलेगा OH माइनस। ओके, तो NH4 प्लस यहाँ पे हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो नाइट्रोजन का कितना है 14 प्लस नाइट्रोजन का है 14 प्लस 5 हाइड्रोजन का 5 प्लस ऑक्सीजन 16 डिवाइडेड बाय 1। यहाँ पे एक OH माइनस मिल रहा है, तो ये हुआ 35 ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये कुछ 2 एसिड और 2 बेस, ये यहाँ जो है H2SO4 CH3COH ये एसिड और मैंने 2 बेस की एग्जांपल बताए। नेक्स्ट हम देखते हैं सॉल्ट। तो हमारे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं सॉल्ट। जैसे मैंने यहाँ पे ले रखा है CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। तो इसको जब हम डिसोसिएट करेंगे तो हमें मिलेगा Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। तो यहाँ पे हमें मिला Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। तो वैलेंसी कितना हुआ यहाँ पे, तो वैलेंसी हमें मिला 2। तो यहाँ पे अगर हम इक्विवेलेंट मास निकालेंगे CaCl2 का तो कितना मिलेगा, कैल्शियम कितना है, कैल्शियम 40 प्लस एक क्लोरीन का 35.5, तो 2 क्लोरीन के कितने हुए 71 डिवाइडेड बाय यहाँ पे वैलेंसी कितना है 2 है, तो हमें ये मिला 1
तो हमें मिला 111 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो यहाँ पे हमने वैलेंसी डिवाइड किए हैं। देखो, जैसे वैलेंसी Ca2 प्लस और 2Cl माइनस, तो यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट मास मिलेगा। तो सॉल्व पे हम हमेशा वैलेंसी ही कंसिडर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कितना हुआ, ये हुआ 55.5, ये है ग्राम इक्विवेलेंट। और नेक्स्ट एक एग्जांपल मैंने ले रखा है Al2SO4 होल 3। तो ये जो है यहाँ पे ये जब टूटेगा तो क्या बनेगा, 2Al3 प्लस, एल्यूमिनियम का जो है 3 प्लस में आएगा, 3SO4 2 माइनस। ओके, तो यहाँ पे वैलेंसी कितना हुआ, ये एक एल्यूमिनियम 3 प्लस है, 2 एल्यूमिनियम के लिए 6 आया, तो यहाँ पे वैलेंसी हुआ 6। तो हम कितना लेंगे यहाँ पे वैलेंसी 6। तो इक्विवेलेंट मास जब निकालेंगे तो क्या होगा यहाँ पे इक्विवेलेंट मास, एल्यूमिनियम के लिए 2 एल्यूमिनियम है, एक एल्यूमिनियम के लिए 27 है, तो 2 एल्यूमिनियम के लिए कितने हुए 27 इंटू 2 प्लस यहाँ पे सल्फर कितने हैं 3 है, तो 3 इंटू 32 प्लस यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है, तो 12 इंटू ऑक्सीजन का कितना मास है 16। ओके, तो डिवाइडेड बाय कितना करेंगे 6। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये हुआ 54 प्लस 96 प्लस 192। ओके, 192 डिवाइडेड बाय 6, तो ये कितना हुआ 342 बाय 6, तो हमें मिला 57 ग्राम इक्विवेलेंट। ओके, 57 ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये है कुछ एग्जांपल मैंने जो करवाए एसिड, बेस और सॉल्ट के। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपकी बुक में हैं जो आप रेफर कर सकते हो, और मैं और एक वीडियो में जहाँ पे मैंने बस क्वेश्चन आंसर डिस्कशन किए हैं वहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट हम देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट। क्या नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या है, मोल क्या है, तो हमने सबसे पहले जो पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में, हमने क्या पढ़ा था वहाँ पे हमने देखा 7 फिजिकल क्वांटिटी मैटर के, तो वहाँ पे एक था मोल। तो मोल मोल एक ऐसा यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल जो किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, किसके अमाउंट को, केमिकल सब्सटेंस, कितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है एक मैटर में, उसको मोल डिफाइन करता है। तो मोल एक ऐसा यूनिट है जिसको हम डिनोट करते हैं MOL। कौन से सिंबल में इसको डिनोट करते हैं मोल को, MOL, इससे डिफाइन करते हैं मोल। तो इसके बहुत सारे डेफिनेशन है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक्चुअल क्या है, एक मैटर में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है, तो अमाउंट एक वेट है जो कि उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देख के हम ग्राम में कंसिडर करते हैं। जैसे हम मॉलिक्यूलर मास निकाले, वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एवोगाड्रोस नंबर, जैसे एवोगाड्रोस नंबर हमने पढ़ा था 9th में हमने पढ़ा है ऑलरेडी। एवोगाड्रोस नंबर क्या है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये 10 टू द पावर 23 है, सॉरी ये 10 टू द पावर 23। तो ये है कितना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये है हमारा एवोगाड्रोस नंबर जिसको हम डिनोट करते हैं Na, एवोगाड्रोस नंबर। यहाँ पे भी ये 20 टू द पावर 23 होगा। ओके, तो ये जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये भी 1 मोल है। अगर इतने नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो इसको भी हम 1 मोल कंसिडर करते हैं। 1 मोल, और एक डेफिनेशन 1 मोल का क्या है, जैसे हम वॉल्यूम के हिसाब से कंसिडर किए तो क्या है 1 मोल ऑफ गैस STP, एट STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसमें अगर वो 22.4 लीटर है तो उसको भी हम 1 मोल कंसिडर करते हैं इन केस ऑफ गैस। ओके, तो अगर अच्छे से समझें तो 1 मोल क्या है, मास के हिसाब से 2 टाइप्स के हैं, जैसे ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट्स एंड ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड। एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट भी हुआ, जैसे ऑक्सीजन O2, तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 मोल। अगर एलिमेंट फॉर्म में ऑक्सीजन प्रेजेंट है यहाँ पे O2, तो इसमें क्या कंसिडर करेंगे 32 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे। कंपाउंड का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट भी 1 मोल है, जैसे
मान लो वाटर, तो 1 मोल वाटर कितना है 18 ग्राम। 1 मोल वाटर किसको कंसिडर करेंगे 18 ग्राम। ओके, देन हुआ नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर्स ऑफ पार्टिकल। हाँ हाँ दिल्ली, हाँ हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स के हिसाब से। तो नंबर ऑफ पार्टिकल के हिसाब से जैसे मैंने अभी बताया एवोगाड्रोस नंबर के हिसाब से हम कंसिडर करेंगे। ये कुछ कुछ बुक में 6.022 भी दिया होता है, कुछ कुछ बुक्स में 6.023। तो कुछ भी आप हम कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे 6.023 दिया गया है, तो 6.022 और 023 इंटू 10⁻23 ये नंबर्स जो हमने कहा एवोगाड्रोस नंबर, इसको हम भी 1 मोल बोल सकते हैं। और वॉल्यूम के हिसाब से नॉर्मल टेम्परेचर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में अगर हम कंसिडर किए तो वहाँ पे कितना 22.4 लीटर वॉल्यूम के हिसाब से 1 मोल। तो मोल के कितने सारे डेफिनेशन हमें मिल गए, जैसे एलिमेंट्स के ग्राम एटॉमिक वेट, एक एलिमेंट का, एक कंपाउंड का मॉलिकुलर वेट, जैसे नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स के हिसाब से 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स को हम 1 मोल कह सकते हैं। और वॉल्यूम के हिसाब से अगर कंसिडर करें तो 22.4 लीटर को हम 1 मोल कंसिडर कर सकते हैं। ये जो एग्जाम्पल एक तो मैंने लिया है मोल को डिफाइन करने के लिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं, चलो मान लो मैंने लिया है यहाँ पे मीथेन, जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें देता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, मीथेन हमें क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसको मोल के हिसाब से, डेफिनेशन के हिसाब से हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं CH4, जो कि सबसे पहले मोल के हिसाब से लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक CH4 है, तो हम क्या बोल सकते हैं 1 मोल। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है, तो उसने 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या मिला हमें 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ वाटर। तो इसको अगर हम मॉलिकुलर मास के हिसाब से कंसिडर करेंगे तो क्या मिलेगा, और एक डेफिनेशन के हिसाब से 16 ग्राम ऑफ CH4 जब रिएक्ट करता है किसके साथ 32 इंटू 2 होगा यहाँ पे, तो 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या देगा हमें 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 36 ग्राम ऑफ वाटर। क्या मिलेगा हमें 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसको अगर हम वॉल्यूम के हिसाब से कंसिडर करें तो और एक क्या होगा 22.4 लीटर ऑफ CH4 जब किसके साथ रिएक्ट करता है 45.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो हमें मिलेगा 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 45.4 लीटर ऑफ हमें मिलेगा वाटर। तो ये है मोल के डेफिनेशन वॉल्यूम मॉलिकुलर वेट के हिसाब से। एक रिएक्शन देख के हम पता लगा सकते हैं कितने मोल किसके साथ, कितने मोल के साथ रिएक्ट करके हमें क्या मिला। तो नेक्स्ट हम देखते हैं परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन। ये क्या है, परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन किसे बोलेंगे। तो परसेंटेज तो हम नॉर्मली बहुत ही जगह कैलकुलेट ऑलरेडी करते हैं, जैसे मार्क्स के टाइम कितने परसेंटेज आए, कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले, कितने परसेंटेज आए, तो क्या करते हैं कितने मार्क्स मिले हैं डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100 करते हैं ना हम। तो सेम ही चीज़ें हैं परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन। कोई केमिकल कंपाउंड में अगर जो भी उसके कंपोजिशन है, जो भी एटम्स के, वो कितने परसेंट है, जैसे मैंने यहाँ पे देखो परसेंटेज एक एलिमेंट्स में मास ऑफ एन एलिमेंट हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जो एलिमेंट जितने अमाउंट का प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय टोटल मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू हम करेंगे 100। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, जैसे हमने यहाँ वाटर, तो वाटर में मॉलिकुलर मास क्या है 2 + 16, तो ये हुआ 18 ग्राम। तो यहाँ पे क्या करेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू क्या होगा, हाइड्रोजन के मास 2 डिवाइडेड बाय टोटल मास 18 इंटू 100 करेंगे हम। तो इसमें परसेंटेज मिलेगा, कितना मिला मेरे को 11.11। ओके, तो इतने परसेंट है ये 11.11। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100, तो ये कितने मिलेगा 88.88%।
तो यहाँ पे हाइड्रोजन के परसेंटेज है 11.11, ऑक्सीजन के परसेंटेज है 88.88। तो ये दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये होगा 100%। ओके, तो ये होगा 100%। तो ये है परसेंटेज ऑफ कॉम्पोजिशन, जो भी कॉम्पोजिशन इसके अंदर है उसका हम परसेंटेज निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे और एक एग्जांपल मैंने ले रखा है Na2SO4। तो Na2SO4 जो है, तो यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर मास सबसे पहले निकालेंगे तो 2 सोडियम है प्लस 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे 2 × 23 प्लस 32 प्लस 40। ओके, तो कितना मिला ये 142 ग्राम। तो ये है इसके मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे अगर हम परसेंटेज निकालेंगे, यहाँ पे हम परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ सोडियम, परसेंटेज ऑफ सल्फर, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो सोडियम कितना है, ये है 46 ग्राम प्लस 32 प्लस 4 × ये जो ऑक्सीजन है, तो ये कितना हुआ 64। ओके, तो यहाँ हम परसेंटेज जब निकालेंगे क्या करेंगे, 46 डिवाइडेड बाय 142 इंटू 100 करेंगे हम। सल्फर के लिए क्या करेंगे, 32 डिवाइडेड बाय 142 इंटू 100, और यहाँ पे भी हम करेंगे 64 डिवाइडेड बाय 142 इंटू हम करेंगे 100। ओके, तो यहाँ पे हमें ये मिलता है 32.39% ऑफ सोडियम, यहाँ पे मिलता है 22.53% ऑफ सल्फर, और यहाँ पे हमें मिलेगा 45.07% ऑफ ऑक्सीजन। तो ये तीनों मिलाएंगे तो हमें मिलेगा 100%। ये टोटल कॉम्पोजिशन को 100 कंसिडर किया जाता है, तो उसके 32% जो है सोडियम है, 22% जो है सल्फर है, और 45% जो है ये ऑक्सीजन है। तो ये है परसेंटेज ऑफ कॉम्पोजिशन एंड मास क्या है। तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे एम्पिरिकल मास। तो हमने पढ़ा एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, इक्विवेलेंट मास, ये सब हमने पढ़ा ऑलरेडी। तो अभी और एक ये क्या कंसेप्ट है जो कि हमें बता रहा है इक्विवेलेंट मास के बारे में, ये सॉरी एम्पिरिकल मास के बारे में। तो एम्पिरिकल मास क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है ग्लूकोज। ये क्या है एग्जांपल, ये मैंने लिया है ग्लूकोज। ओके, तो फार्मूला ग्लूकोज का क्या है, C6H12O6। ओके, यहाँ पे ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6H12O6। तो यहाँ हम देखते हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ सिंप्लीफाई करके, सिंपल रेशियो में क्या लिख सकती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अगर 6 कॉमन ले तो ये क्या बना, CH2O। ये क्या बना, CH2O। तो ये जो CH2O है ये है एम्पिरिकल मास। इसको हम बोलेंगे एम्पिरिकल फार्मूला, सॉरी इसको हम क्या बोलेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला। ओके, इसको हम बोलेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला का जो मास है इसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल मास। जैसे यहाँ पे ग्लूकोज का एम्पिरिकल मास पूछा जाएगा। ग्लूकोज का एम्पिरिकल मास तो हम पहले निकालेंगे ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला जो कि है CH2O, देन उसका मास निकालेंगे तो उसका मास हमें कितना मिलेगा, कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 12 प्लस 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो हमें कितना मिला ये, यहाँ पे हमें मिला ये 30 ग्राम। कितना मिला, 30। तो ये है एम्पिरिकल मास। तो रिलेशन क्या है, मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे अगर देखेंगे मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास इज इक्वल टू n। और क्या देखेंगे, अगर मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू होगा n इंटू एम्पिरिकल मास। जैसे यहाँ पे ग्लूकोज का मास कितना है, 180 ग्राम। तो अगर हम करेंगे 180 कब आएगा, 30 × 6 करेंगे तो ये 180 ग्राम हुआ। तो ये है n जो कॉमन गया है। तो इसमें क्या मिला हमें,
ये है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास, तो हमें मिला n। तो ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल मास जो है इसका, ये दोनों को अगर हम देखेंगे तो क्या है, मॉलिक्यूलर मास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला के हिसाब से मॉलिक्यूल को देख के जो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं उनके मास को मिला के हम मॉलिक्यूलर मास निकाला ग्लूकोज का, जैसे ही वो मिला हमें 180। लेकिन उसी का अगर हमें एम्पिरिकल मास निकालना है तो सबसे पहले उसको हमें सिंपलेस्ट रेशियो में लेके जाना पड़ेगा, जहाँ पे ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला बनता है CH2O। उसका मास जब हम निकालेंगे तो उसे बोलेंगे एम्पिरिकल मास। और यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल मास का एक रिलेशन है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास इज इक्वल टू n। ओके, तो ये है एम्पिरिकल फार्मूला एंड एम्पिरिकल मास, जो कि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टोचियोमेट्री एंड स्टोचियोमेट्रिकल कैलकुलेशन के बारे में। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्टोचियोमेट्री क्या है। ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, स्टोचियन एंड मेट्रन। तो ये इसका मीनिंग क्या है, मीन एलिमेंट्स। मेट्रन का मीनिंग क्या है, मेज़र। तो इसको हम मेज़र करेंगे एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ही हम क्या करते हैं, उसको डिराइव कर सकते हैं, एलिमेंट्स को मेज़र कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया है, CH4 2H2O गिव्स राइज टू CO2 + 2H2O। ये एग्जांपल मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं, जब मोल के बारे में हमने पढ़ा, तो वही सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। स्टोचियोमेट्री क्या है, इसके अमाउंट के बारे में हमें बताएगा। तो इसमें हमें क्या मिल रहा है, ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है इसको देख के ही हम स्टोचियोमेट्री कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है तो वहाँ पे स्टोचियोमेट्री डिराइव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो है ये क्या है, यहाँ पे जो कोफिशिएंट 2 है ये किसको डिफाइन करता है, ये जो कोफिशिएंट 2 है यहाँ पे क्या है, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं और बना रहे हैं 1 मोल ऑफ CO2 और 2 मोल ऑफ H2O। तो इसको हम मोल के हिसाब से ले सकते हैं। और जैसे मैंने कहा 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 रिएक्ट विथ 2 मॉलिक्यूल ऑफ O2 टू गिव 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। अगर वॉल्यूम के हिसाब से लें तो क्या होगा, 22.4 लीटर लिए हैं यहाँ पे, ये जो 22.4 लीटर ऑफ CH2 45.4 लीटर अब जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो तभी हम क्या मिलेगा हमें, 22.4 लीटर ऑफ CO2 + 45.4 लीटर ऑफ H2O मिलेगा। तो अगर इसको मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से लेंगे तो क्या मिलेगा, 16 ग्राम। यहाँ पे 16 ग्राम ऑफ CH4 कंबाइन होगा जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, 64 ग्राम। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन ये जो एलिमेंट है 32 ग्राम है, 2 × करेंगे तो ये हुआ 64 ग्राम। तो 64 ग्राम ये कंबाइन होके हमें क्या मिला, 44 ग्राम ऑफ CO2 प्लस हमें मिला 36 ग्राम, जैसे 2 × 18 2 वाटर मॉलिक्यूल, 36 ग्राम ऑफ वाटर हमें मिला। तो ये है स्टोचियोमेट्री जो हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा तभी हम स्टोचियोमेट्री डिराइव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम और एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। तो बहुत टाइम क्या होता है, रिएक्शन जो होता है वो रिएक्टेंट का जितने अमाउंट है वो सब रिएक्ट नहीं करते इन केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन में मैंने अगर यहाँ पे 4 रिएक्टेंट ले रखे हैं A के और 3 रिएक्टेंट यहाँ पे B के हैं, तो ये जब कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे सब हमें रिजल्ट नहीं दे रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, और ये भी हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे ही निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 रिएक्टेंट हैं लेकिन ये किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, 3 B के साथ। तो यहाँ पे क्या बना हमें मॉलिक्यूल, क्या मिला हमें, A B मिला। और यहाँ पे एक्सेस रिएजेंट क्या रह गया, A। तो जो पूरा कंज्यूम हो गया एक केमिकल रिएक्शन में, जो रिएक्टेंट फुल्ली कंज्यूम हो गया एक केमिकल रिएक्शन में, तो उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट, जो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया। तो ये हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख के ही पता लगा सकते हैं कि कितना अमाउंट, मतलब कौन सा रिएक्टेंट फुल्ली कंज्यूम हुआ है और कौन सा एक्सेस रिएजेंट के हिसाब से रह गया है। तो लिमिटिंग रिएजेंट इज द रिएक्टेंट इन ए केमिकल रिएक्शन दैट इज completely consumed when the chemical reaction is complete, when the reaction is complete। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे देखो Zn, जिंक रिएक्ट किया 2 मोल ऑफ HCl के साथ, यहाँ पे बना ZnCl2 and H2।
तो यहाँ पे क्या हुआ है, जिंक रिएक्ट किया है दो HCl के साथ, तो यहाँ पे ये एक HCl है और एक HCl है, तो यहाँ पे क्या बना, हमें ये जो जिंक है ये दो Cl के साथ रिएक्ट किया तो हमें मिला यहाँ पे ZnCl2, लेकिन ये जो दो हाइड्रोजन है ये एक्सेस रह गए। तो यहाँ पे क्या है, ये जो ZnCl2 ये है लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्या है, ये जो ZnCl2 है ये है लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, लिमिटिंग रिएजेंट जो कि फुल्ली कंज्यूम हो गया, यहाँ पे ZnCl2 फुल्ली कंज्यूम्ड है। ओके, तो यहाँ पे ZnCl2 फुल्ली कंज्यूम है, तो ZnCl ये है लिमिटिंग रिएजेंट और H2 जो है ये एक्सेस रिएजेंट के हिसाब से रह गया। तो ऐसे करके हम लिमिटिंग रिएजेंट निकाल सकते हैं। इससे क्वेश्चन आते हैं, एक रिएक्शन दिया होगा और विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट आपको डिराइव करना होता है, तो हम इजीली डिराइव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन किसको समझेंगे हम, कॉन्सेंट्रेशन एक सॉल्यूशन का क्या है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन हम किसके लिए निकालते हैं, एक सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन के लिए हम कंसंट्रेशन निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन पहले क्या है, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये जब कंबाइन होके सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो कितने अमाउंट के सॉल्यूट प्रेजेंट है एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, उसी को हम कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। मान लो चीनी मैंने 10 ग्राम मिलाया 1 लीटर पानी, 1 लीटर के पानी में, तो यहाँ पे 10 ग्राम चीनी 1 लीटर के पानी में जो डिजॉल्व है उसको हम कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे। कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है एक सॉल्वेंट में। तो इसको हम बहुत सारे वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे सबसे पहले परसेंटेज, देन मोलारिटी, देन मोलालिटी, देन मोल फ्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पे 4 ऐसे यूनिट्स हैं जिनको हम कंसंट्रेशन, जिनको हम यूज करते हैं कंसंट्रेशन को डिफाइन करने में। तो सबसे पहले आता है परसेंटेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे परसेंटेज क्या है यहाँ पे। तो परसेंटेज जो है यहाँ पे हम कैसे डिराइव करेंगे, 2 टाइप से, हम मास परसेंटेज देखते हैं और एक हम देखते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज क्या है, कि मास ऑफ सॉल्यूट और जो प्रेजेंट है वो मास के हिसाब से लेंगे, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। कितने सॉल्यूट प्रेजेंट है टोटल सॉल्यूशन में इंटू 100 परसेंटेज, ऐसे ही तो कैलकुलेट करते हैं ना, इंटू 100 करके टोटल को हम 100 पार्ट में लेते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, वॉल्यूम के हिसाब से लेंगे, इसको मास के हिसाब से कंसिडर करते हैं, यहाँ पे हम वॉल्यूम के हिसाब से कंसिडर करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये हम निकाल सकते हैं यहाँ पे परसेंटेज। तो यहाँ पे परसेंटेज के लिए हम हमारे क्वेश्चन में जो भी दिया गया होगा, जैसे मास के हिसाब से दिया जाएगा तो हम मास परसेंटेज निकालेंगे, वॉल्यूम के हिसाब से अगर हमको क्वेश्चन गिवन है तो हम वॉल्यूम के हिसाब से परसेंटेज निकालेंगे। ओके, जैसे मान लो परसेंटेज अगर हम निकालेंगे, यहाँ पे अगर हम निकालें कि एक क्वेश्चन दिया गया है एक ओके, तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिया गया है, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। क्या दिया गया है हमें यहाँ पे, 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हम जैसे कैलकुलेट दी मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास परसेंटेज हमें निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मास परसेंटेज ऑफ ए, ये तो सॉल्यूट है, मास परसेंटेज ऑफ ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो मास परसेंटेज ऑफ ए तो निकालेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मास के हिसाब से लेना है ना। तो मास ऑफ ए कितना है ये देखेंगे, डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन लेंगे, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू हम करेंगे 100। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, मास ऑफ ए कितना है, 2 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 18 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 2 ग्राम हमने सॉल्यूट मिला है, तो 2 + 18 होगा ना टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, इनटू होगा 100। तो ये कितना हुआ यहाँ पे, 2 / 20 इंटू
100, तो ये हमारा हुआ 10%। कितना मिला हमें? यहाँ पे मिला 10%। तो ये जो परसेंटेज हमने मास के हिसाब से निकाले हैं, तो यहाँ पे 10% ऑफ ये डिजॉल्व है एक सॉल्यूशन में, ओके, वाटर में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मोलारिटी। तो मोलारिटी क्या है? ये तो बहुत ही वाइडली यूज्ड यूनिट है, बहुत ही हम यूज करते हैं मोलारिटी लैब में, जिसको हम डिनोट करते हैं एम, कैपिटल एम में हम इसे डिनोट करते हैं मोलारिटी। तो मोलारिटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर्स ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने नंबर्स ऑफ मोल प्रेजेंट हैं, हम उसे मोलारिटी कहते हैं। तो नंबर्स ऑफ मोल कैलकुलेट करना मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है। तो नंबर्स ऑफ मोल यहाँ पे कैलकुलेट सॉल्यूट का करेंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर यहाँ पे सॉल्यूशन ml में दिया होगा तो हम यहाँ पे इंटू 1000 करेंगे। अगर ml में हमको दिया गया है तो इंटू 1000 करेंगे, ओके। तो नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और इन ml, ओके। तो ml दिया होगा तो इंटू 1000 इतना। तो यहाँ पे मोलारिटी क्या है? मोलारिटी कैपिटल M में डिनोट करते हैं। और यहाँ पे यूनिट क्या है? नंबर्स ऑफ मोल, तो मोल डिवाइडेड बाय लीटर, तो ये हो गया मोल पर लीटर, ओके। यहाँ पे मोलारिटी का यूनिट क्या है? मोल पर लीटर, मोलारिटी का यूनिट। तो नंबर्स ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे कैसे? नंबर्स ऑफ मोल, तो नंबर्स ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है? नंबर्स ऑफ मोल, वेट जितना गिवन होगा डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। जितना भी वेट हमें गिवन होगा एक सब्सटेंस का, डिवाइड करेंगे उसके साथ उसके मॉलिक्यूलर मास को, तब हमें मिलेगा नंबर्स ऑफ मोल। तो नंबर्स ऑफ मोल जब मिला हम उसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, तब जाके हमें मोलारिटी मिलेगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जैसे कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन एनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? सॉल्यूशन कितना दिया है? 250 ml, और हमें सॉल्यूट कितना दिया गया है? यहाँ पे मास ऑफ NaOH। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ NaOH प्रिपेयर बाय डिसॉल्विंग, 4 ग्राम हमें डिसॉल्व किया गया है NaOH हुआ। तो मैंने क्या बताया? नंबर्स ऑफ मोल पहले निकालेंगे, तो नंबर्स ऑफ मोल ऑफ NaOH निकालेंगे। कैसे होगा ये नंबर्स ऑफ मोल ऑफ NaOH? क्या बोला मैंने? वेट कितना दिया हुआ है? 4 ग्राम, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना है? 40 ग्राम। तो ये है नंबर्स ऑफ मोल। NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 40 ही ना। तो यहाँ पे 23 + 16 + 1, तो ये हो गया 40 ग्राम, ओके, NaOH का मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे मोलारिटी जब हम निकालेंगे तो मोलारिटी M क्या है? नंबर्स ऑफ मोल 4/40 ग्राम, डिवाइडेड बाय कितना करेंगे हम? मैंने क्या बोला है? अगर ml में दिया गया है तो हम क्या करेंगे? 250 × 1000। अगर ये ml में है ना, हमें क्वेश्चन ml में दिया गया है, तो यहाँ पे कितना हुआ? ये 0.1 मोल डिवाइडेड बाय 0.250 लीटर, ये होगा ना। ये कितना होगा? 0. तो ये हमें मिला 0.4 मोल पर लीटर, ओके। तो ये हमें कितना मिला? 0.4 मोल पर लीटर। तो यहाँ पे मोलारिटी कितना हुआ? 0.4। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मोलालिटी क्या है। मोलालिटी, तो मोलारिटी और मोलालिटी में डिफरेंस क्या है? वहाँ पे हम ले रहे थे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं मास ऑफ द सॉल्वेंट। वहाँ पे हम वॉल्यूम ले रहे थे, यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं मास। तो एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो मास के हिसाब से हम डिनोट करेंगे, वो सॉलिड फॉर्म में है, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, वहाँ पे हमें वॉल्यूम कंसीडर नहीं करना है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे? kg, 1 kg ऑफ सॉल्यूशन में कितने सॉलिड प्रेजेंट है, उसी को हम कैलकुलेट करेंगे इन मोलालिटी। तो इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल m में।
मोलारिटी को हम डिनोट करते थे कैपिटल एम में, मोलारिटी को डिनोट करेंगे स्मॉल एम में। तो नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इन केजी, बस एक ही डिफरेंस है, बाकी सब सेम ही है। वहाँ पे हम वॉल्यूम इन लीटर लेते थे, यहाँ पे मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है? ये एक ऐसा यूनिट है जो कि हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में बताता है। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ मोल ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट प्रेजेंट, जितने भी सॉल्यूट जितने भी सॉल्वेंट प्रेजेंट है वो पर्टिकुलर सबके मोल को निकालना है हमें, तो उसका एक फ्रैक्शन निकालना है, तो उसी को हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन में क्या है? दो ही कंपोनेंट है, सॉल्यूट है सॉल्वेंट है। एक सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो हम यहाँ पे देखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जब निकालेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, टोटल जितना है उसके साथ फ्रैक्शन लेंगे ना। तो एक सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्यूट भी प्रेजेंट है सॉल्वेंट में, तो हम टोटल को देखेंगे, वहाँ पे टोटल को देखेंगे। तो टोटल क्या है? नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे तो क्या है? नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ द सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो ये टोटल मिला के हमें क्या मिलेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं एक्स में, कैपिटल एक्स। ओके, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होता है? इक्वल टू 1 यूनिटी। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 1 होता है। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं मोल फ्रैक्शन का। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट व्हेन 40 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1800 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है? NaOH 40 ग्राम, सॉल्वेंट क्या है? वाटर 1800 ग्राम। ओके, यहाँ पे मैंने ले रखा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये जो सबसे पहले क्या देखेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो नंबर्स ऑफ मोल निकालेंगे सबसे पहले। हम यहाँ पे देखेंगे नंबर्स ऑफ मोल। तो नंबर्स ऑफ मोल ऑफ NaOH कैसे निकलेगा? यहाँ पे अगर हम देखें नंबर ऑफ मोल, तो यहाँ पे अगर हम देखें नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH तो क्या है? 40 ग्राम जितना वेट है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो ये सेम ही है, तो यहाँ पे मिला 1 मोल। तो सॉल्यूट वाटर का देखेंगे नंबर, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ किसका निकाले हम? NaOH। तो नंबर्स ऑफ मोल ऑफ अगर हम वाटर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? वेट कितना है वाटर का? हमने लिया है 1800, मॉलिक्यूलर मास कितना है? 18, तो ये 100 मोल मिला हमें, 100 मोल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पे मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है? NaOH, तो उसका अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 1 मोल, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे ये मिला 1/101। तो ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ दी सॉल्यूट। अगर हम निकालें मोल फ्रैक्शन ऑफ दी सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है? यहाँ पे वाटर है, तो क्या है? वाटर नंबर्स ऑफ मोल कितने हैं? 100 डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो कितना बना? 100 डिवाइडेड बाय 101। तो ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ दी सॉल्वेंट। ओके, तो ये अगर हम कंसिडर करें तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 101 प्लस 100, तो इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कितना होगा? 1 होगा। यहाँ पे ये कितना होगा? 1 होगा। ये 101 डिवाइडेड बाय 101 इज इक्वल टू, ये हो गया 1। ओके, तो ये है मोल फ्रैक्शन। तो नेक्स्ट यूनिट क्या है? कंसंट्रेशन की नॉर्मेलिटी, लास्ट है ये नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या है? नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है? तो ये जो ग्राम इक्विवेलेंट है ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, किसमें? इक्विवेलेंट मास में। किसमें? इक्विवेलेंट मास। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर करेंगे तो हमें मिलेगा नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल N में, और इसका जो यूनिट है ग्राम, यूनिट क्या मिलेगा हमें? ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय लीटर। तो हमें यूनिट क्या मिला? ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। ओके, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, ये है नॉर्मेलिटी का यूनिट।
तो यहाँ पे जैसे मोलारिटी में हम नंबर्स ऑफ मोल कंसिडर करते हैं, वैसे ही नॉर्मेलिटी में हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कंसिडर करेंगे. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास. एसिड बेस कितने ग्राम इक्विवेलेंट, कितने इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, वो भी यहाँ लीटर ले सकते हैं. अगर ml लिया तो वही चीज़ करेंगे, इंटू 1000 करेंगे. ओके.